हेलो डी स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल डेगना ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी कि न्यूमेरिकल से पहले जो वर्ती गति का हमारे पास में टॉपिक थोड़ा बहुत रहा हुआ था उसके बारे में। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास में जो कुछ रेख की गति और जो हमारे पास में वर्ताकार गति आएगी, उस गति के बीच में जो डिफरेंसेस हैं कि मतलब जो सिंपली एक कोई जैसे कि वन लीनियर कोई मोशन होती है कोई पार्टिकल की, तो उस पार्टिकल के अंदर हमारे पास में आपको पता है कि जैसे कोई भी पार्टिकल जो है उसका प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है, और पार्टिकल जो होता है वो किसी भी वेग में परिवर्तन की जो पोजीशन होती है वो त्वरण के द्वारा उसमें निरूपित की जाती है, एक्सेलरेशन के द्वारा, और जिसे ऐसे निरूपित हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में जो कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी तक अगर दूरी तय करता है तो वो दूरी हमारे पास में एस के द्वारा परिभाषित की जाती है। उसी प्रकार से उसी प्रोसेस में हमारे पास में जब हम बात करेंगे वर्ती गति के अंदर, तो वर्ती गति के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है वो उसकी जो मोशन होती है अलग अलग, जैसे कि सेम प्रोसेस में कण का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का तो वही मेथड रहेगा, जैसे हम ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के रूप में हम देखेंगे। और जो हमारे पास में कण का त्वरण आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में जो प्रोसेस है वो एक तो आपके पास में आ जाएगा कण का कोणीय वेग, क्योंकि एंगुलर फॉर्म में है, एक रोटेटरी फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है इस कंडीशन में। और ये आ जाएगा जैसे कि कोणीय वेग है तो आप कह सकते हो कि कोणीय प्रारंभिक वेग, कोणीय अंतिम वेग। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप कह सकते हो जैसे कि हमारे पास में पार्टिकल जो है उसका एक्सेलरेशन होता है एल्फा, देन फिर उस पार्टिकल के बारे में जो हमारे पास में कि कितना पथ वो पार्टिकल कैलकुलेट करता है, तो पथ जो कैलकुलेट करेगा वो हो जाएगा थीटा, जिसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारे पास में बेसिक टर्म्स आएंगी जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि एक सिमिलर फॉर्म के अंदर जो डिफरेंस आते हैं सिंपली लीनियर मोशन के अंदर और एंगुलर मोशन के अंदर, तो वो कौन कौन से आते हैं। तो उन टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि रेखीय गति व कोणीय गति में तुलना। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमारे पास में एक आ जाएगी यहाँ पर रेखीय गति, और इस साइड में वर्तीय गति या आप कह सकते हो कोणीय गति, कोणीय या फिर वर्तीय गति। तो दोनों के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास में एक तो प्रारंभिक वेग जिसे हम कहेंगे u, अंतिम वेग v, ते दूरी s, त्वरण जिसको परिभाषित किया जाता है कि गति में एक्सेलरेशन के द्वारा, और द्रव्यमान m के द्वारा, बल हो जाएगा आपके पास में F बराबर ma। सिंपली जो हमारे पास में बल होता है कि अगर कोई पार्टिकल है उस पार्टिकल को एक रेखीय गति के अंदर एक पथ से दूसरी तरफ पथ की तरफ ले जाया जाता है, तो उस पर लगने वाला अगर वो वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु है उसे a एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग उसे प्राप्त कराया जाता है, तो लगने वाला बल जो होगा वो जाएगा F बराबर ma। गति के नियम, गति के समीकरण, उनकी जो फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर,
और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s) के रूप में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए हमारे पास में ये कंडीशन आती है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये चीजें डिवाइड कर ली है। सेम प्रोसेस में हम कोणीय गति या फिर आप कह सकते हो वर्ती गति के अंदर जो चीजें हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखोगे कि हमारे पास में जब प्रारंभिक वेग जो होता है वो आ जाएगा ओमेगा, आप 1 भी कह सकते हो। अंतिम वेग आ जाएगा ओमेगा 2 के द्वारा। तय दूरी जो हो जाएगी, आप तय दूरी को आप कहोगे विस्थापन के रूप में, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन वो हो जाएगा आपके पास में थीटा। कोणीय त्वरण हो जाएगा आपके पास में एल्फा। द्रव्यमान जो जाएगा वो जाएगा कोणीय द्रव्यमान, या आप द्रव्यमान भी कह सकते हो, जिसे आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, बल की जगह आ जाएगा बलागुरण, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है बच्चों, आई एल्फा के रूप में। अब हमारे पास में जो गति की समीकरण आ जाएगी, गति की समीकरण, तो वो समीकरण हमारे पास में सबसे पहले जो समीकरण आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस एल्फा टी। टाइम दोनों का अंदर सेम रहेगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। एस की जगह पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा जैसे कि आपके पास में यूटी है तो ओमेगा 2t प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा के रूप में। तो ये प्रोसेस है सेम। आप देख सकते हो कि जैसे यहां पर अगर त्वरण है तो त्वरण अगर यहां पर ये है तो त्वरण, कोणीय त्वरण यहां पर कितना हो जाएगा एल्फा, तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे ये बस एल्फा रख दिया। और एस का जो मान है, एस का जो मान है वो थीटा के रूप में, तो मैंने यहां पर थीटा रख दिया। ये इसमें डिफरेंसेस मेन है बच्चों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और डिफरेंस को मालूम कर लें कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे पास में इसके आगे के प्रोसेस में कि अभिकेंद्रित त्वरण जो हमारे पास में मेथड है उसका क्या रोल है। सिंपली है, जैसे कि कोई गाड़ी आप देखते हो डेली लाइफ के अंदर, अगर कोई बाइक चलाते हो या फिर कोई कार चलाते हो तो हमेशा जब मुड़ाव या झुकाव आता है तो हल्का हल्का सा उसमें बेंड पड़ जाता है। या आप कह सकते हो कि एक तो सीधी रोड के ऊपर जो बाइक वगैरह होती है वो एकदम सीधी चलती है, या कोई कार होती है वो सीधी चलती है, और जब कोई मुड़ाव आता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर सड़कें भी थोड़ी ऊपर की ओर बनी हुई होती है। तो उस प्रोसेस को हम देखेंगे। उसके अंदर जो हमारे पास में त्वरण की नामक चीज काम आएगी वो आपके अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हेडिंग पॉइंट आपके पास में हम हमेशा इस फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड को यूज करेंगे, और वो मेथड है हमारे पास में इस प्रकार का कि एक वर्ताकार पथ के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि माना कि कोई एक r त्रिज्या का वर्ताकार पथ है जहां पर कोई कण बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है जो कि बिंदु B तक चलता है, और प्रारंभ में इस कण का जो वेग होगा वो हो जाएगा v। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होगा वो क्या आ जाएगा, v हो जाएगा। कण जो है वो A से B तक चलना प्रारंभ करता है जहां पर इसके अल्पतम मान को बनने के लिए अल्पतम कोण जो होता है वो थीटा बनता है, या आप कह सकते हो अल्पतम विस्थापन जो होता है वो थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अब सेम प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि जैसे अगर यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर कण का जो वेग है वो उसके घटकों में विभाजित हो जाएगा, जहां पर उसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा v cos थीटा, क्षैतिज घटक हो जाएगा v sin थीटा,
और परिणामी घटक हो जाएगा v के रूप में। ठीक है बच्चों, यही मेथड आपको काम में लेना है। जहां पर आपको आगे लिखना है कि माना कि एक वर्ताकार पथ में किसी कण का वेग v है, वेग v है। r त्रिज्या के इस वर्ताकार पथ में, r त्रिज्या के इस वर्ताकार पथ में, r त्रिज्या के इस वर्ताकार पथ में कण बिंदु A से B तक विस्थापित होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आप कह सकते हो कि विस्थापित होता है जहां इसका t समय में विस्थापन थीटा होता है, t समय में विस्थापन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो कि बिंदु A पर वेग क्षैतिज दिशा में जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में 0, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग हो जाएगा वो जाएगा आपके पास में, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा v के रूप में। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो सेम प्रोसेस के अंदर बिंदु B पर जो वेग हो जाएगा वो जाएगा, बिंदु B पर वेग हो जाएगा आपके पास में क्षैतिज दिशा में हो जाएगा v साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में आ जाएगा आपके पास में, ऊर्ध्वाधर दिशा में v कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो अल्पतम मान आ जाएगा, अल्पतम मान जो हमारे पास में आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि एक तो फिक्स ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में कण का वेग v कोस थीटा, आप कह सकते हो कि v कोस थीटा माइनस v अपॉन t इजिकल टू AV। ठीक है बच्चों, अल्पतम मान के लिए इसका मतलब है कि अगर मैं थीटा का कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 रखूं, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 रखूं, तो हमारे पास में मान कितना आ जाएगा AV का मान आ जाएगा AV इजिकल टू V माइनस V अपॉन T बराबर AV इजिकल हो जाएगा पास में 0। ठीक है बच्चों, वर्टिकल फॉर्म में। अब क्षैतिज फॉर्म के अंदर बात करते हैं, तो क्षैतिज के अंदर, क्षैतिज दिशा में जो मान आ जाएगा वो जाएगा v साइन थीटा माइनस 0 अपॉन टी इजिकल टू AC। ठीक है बच्चों, और अल्पतम मान के लिए इसका मतलब है कि हमारे पास में इस कंडीशन में साइन थीटा जो होगा वो लगभग बराबर होगा थीटा के, साइन थीटा जो होगा वो लगभग बराबर होगा थीटा के। तो उस कंडीशन में AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v
थीटा बाई टी अपॉन वी थीटा बाई टी। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर जो साइन थीटा है वो उसकी वैल्यू रख दी यहां पर थीटा, तो वी थीटा बाई टी, टी सेम सेम है और बस साइन थीटा की जगह पे थीटा रखा है और कुछ नहीं किया हमने, बस वही प्रोसेस है। अब आगे आपको पता है कि ये जो मेथड है वो कहां पर लागू होता है। एज्यूम करें हमारे पास में हमने बात की थी कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है और यह विस्थापन कोणीय है, इसलिए यह कोणीय वेग हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप चीज देखो एक बार कि एस सी बराबर वी ओमेगा, एस सी बराबर वी ओमेगा। ठीक है बच्चों, और वापस आपको पता है कि ओमेगा का जो मान होता है, ओमेगा का जो मान होता है वो मान किसके बराबर होता है? v अपॉन आर के बराबर होता है, v अपॉन आर के बराबर होता है। तो देखिए एस सी बराबर v, यह आप कह सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। अगर मैं इसके ऊपर ओमेगा स्क्वायर से गुणा करूं या फिर एक और ओमेगा से गुणा करूं तो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर का जो मान होगा, ओमेगा स्क्वायर का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इसका जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? v अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ओमेगा स्क्वायर यहां पर लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर लिखने पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर, इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो एक तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ये वाली, एक वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास में एक और, जैसे कि एस सी इजिकल टू v की जो वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन का भी एक तरह से रोल होता है और उस रोल को बनाने के लिए हमारे पास में जो नीडेड वैल्यू होगी वो हो जाएगी, जैसे कि आपके पास में जो प्राप्त वैल्यू होगी कि एस सी बराबर कोणीय विस्थापन के अंदर तुमने देख लिया ओमेगा इजिकल टू थीटा बाई टी के रूप में। और इसी कोणीय विस्थापन के रूप में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने वहां पर लिखा था कि ए बी अपॉन आर इजिकल टू, यह तो हो गया विस्थापन, और आगे की फॉर्म के अंदर हमने देखा था कि यह विस्थापन हो जाएगा, और आगे की फॉर्म के अंदर में देखा था कि जैसे कि v बाई टी के रूप में हमने बात की थी, v बाई टी के रूप में हमने बात की थी, तो थीटा टी इजिकल टू v, और यही थीटा जो होगा वो हो जाएगा पास में v बाई टी के रूप में। तो v बाई टी के रूप में वेग में परिवर्तन दर एक्सीलरेशन के रूप में भी होता है। तो हमारे पास में यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास चीज आ जाएगी जैसे एस सी बराबर, या आप एक काम करो, ये एज इट इज रहने दो, v ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर के रूप में, बस यही ये प्रोसेस रहने दो ताकि हमारे पास में बाकी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। तो ये हमने छोटी सी बात की थी, एक मेजर जो अभिकेंद्रित त्वरण के बारे में हमें बतलाता है कि इस प्रकार से हमारे पास में वैल्यूएबल चीजें जो रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम जो कैलकुलेशन मेथड है हमारे पास में अभिकेंद्रित त्वरण को प्राप्त करने के लिए, तो उसका ये हो जाएगा। अब हमारे पास में जैसे कि जो अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का जो मेथड है वो अलग अलग आता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि
अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के बारे में आप कह सकते हो कि किसी भी कण, यदि कोई कण किसी वर्ताकार पथ में गति करता है तो उस गति को करने के लिए आवश्यक बल ही कण का अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो जैसे कि किसी कण को वर्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक बल को ही कण का अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। थ्योरेटिकल चीजें आएगी आपके पास में, बाकी और कुछ भी नहीं है। यही जो चीज आएगी वही आपके पास में जो मेन हेडिंग पॉइंट के अंदर मैंने बात की थी, एक जो पोस्ट के बारे में बात की थी, वही सेम प्रोसेस जो आपके पास में अवेलेबल है वो यही है। ठीक है बच्चों, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं तथा इस बल के कारण ही कण वर्ताकार पथ में गति करता है। कण वर्ताकार पथ में गति करता है, यही एकमात्र फोर्स होता है जिसके द्वारा जो पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर कंडीशन में गति कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जाएगी F = mv² के रूप में। ठीक है बच्चों, ये होगी आपके पास में अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा। अब हम बात करेंगे हमारे पास में नेक्स्ट अपकेंद्रीय बल के बारे में। इसकी परिभाषा इस प्रकार से कि यदि कोई कण किसी वर्ताकार पथ में गति करते हुए अचानक सीधी रेखा में गति करने लग जाता है तो कण पर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, यही मेथड है और यही परिभाषा है इनकी। तो जिसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं और अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी कि कोई भी पार्टिकल जो होता है उस पार्टिकल के लिए कण की जो, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो कण की दूरी है और जो वेग है, कोणीय वेग, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो चीजें आएगी वो किस प्रकार से आएगी वो हम इसके बाद में बात करेंगे। एक बार आप इसके जो नोट्स पॉइंट हैं वो स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो जैसे कि हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास में कि वर्तीय गति में, वर्तीय नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आपके पास में वर्तीय गति में दूरी, विस्थापन एवं वेग की जो गणना है वो हम किस प्रकार से, साथ साथ में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उस चीज के बारे में। तो वर्तीय गति के अंदर आप कह सकते हो जैसे कि हमारे पास में ये कोई सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर आपके पास में चीजें अवेलेबल है, जैसे कि ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर आपके पास बताया कि जैसे हमारे पास में सेंट्रल पॉइंट हो गया और इस सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट की जो रेडियस है वो जाएगा पास में r, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो मोशन करता है एक मिनिमम और लीस्ट के अंदर, लीस्ट काउंट प्रोसेस के अंदर। तो इस कंडीशन में हमारे पास में यहां पर अगर हम बात करें कि ये ए पोजीशन में अगर कण अवेलेबल है तो जिसका वेग हो जाएगा v, और यहां पर बी पर जो कण अगर आ जाएगा, पार्टिकल ए चलना प्रारंभ करता है बी पर आता है, तो यहां पर भी इसका जो परिणाम वेग है वो v रहता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में दूरी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी ए बी इजिकल टू आर थीटा के रूप में। थीटा इजिकल टू ए बी बाई आर, चाप बटा त्रिज्या के रूप में विस्थापन होता है, तो उसी प्रोसेस में ए बी इजिकल टू आर थीटा। ठीक है बच्चों, विस्थापन जो हो जाएगा, तो विस्थापन या विस्थापन में परिवर्तन जो आप एक चीज कह सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो डेल आर जो हो जाएगा वो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2 के रूप में, क्योंकि एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, या फिर आप कह सकते हो कि साइन की जो टेबल है उसके अंदर आप अगर जैसे कि अगर कोई भी एंगल का मान रखो, 0 का रखो तो 0/2 0 रहता है, 30 डिग्री का रखो तो 30/2 तो 15 डिग्री, साइन 15 का मान, साइन जैसे कि 22.5 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। तो इस प्रोसेस में आपकी जो लीस्ट काउंट वैल्यूज है एंगल की वो रखते जाना है, और ये आपके पास में फॉर्मूला बेसिक प्रोसेस है। फिर आता है पास में वेग, तो वेग का जो परिवर्तन सूत्र है वो सेम रहेगा, डेल v इजिकल टू 2v साइन थीटा बाई 2 के रूप में। ठीक है बच्चों, जो वैल्यूज आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर ये तीनों फॉर्म साथ साथ में हो तो आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें हमारे पास में जो कोणीय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बात की थी, तो उसके अंदर क्या होता है कि ए सी इजिकल टू, जैसे आपको पता है कि वी ओमेगा आपने प्राप्त किया था, अगर यहां पर मैं ए सी इजिकल टू वी स्क्वायर आर करूं तो ही एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें सेम प्रोसेस के अंदर चीजें हैं। वी अपॉन आर वैल्यू रखी और मेथड को निकाला। ठीक है बच्चों, होप कि स्क्रीनशॉट के द्वारा आपको जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगी, और न्यूमेरिकल भी साथ साथ में कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, जैसे आगे करवाए थे। और तब तक बने रहिए चैनल के साथ में। जय हिंद।